जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अंतः केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, अर्थात कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। ठीक है, उसको इस वीडियो में हम लोग प्रूफ करेंगे कि कैसे वो आता है, क्या होता है। तो सबसे पहले जो होता है उसको लिखते हैं और बाद में उसको प्रूफ करते हैं। तो चलिए, उसका x कोऑर्डिनेट होता है भाई ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, और उसका y कोऑर्डिनेट होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, तो किसी भी बिंदु का दो निर्देशांक होते हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो इसी प्रकार यह अंतः केंद्र के निर्देशांक होते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इसी को प्रूफ करने वाले हैं कि यह कहां से आता है। तो चलिए प्रूफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। और प्रूफ करने के लिए एक फिगर लिया गया है आपके सामने। आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि यह एक ABC एक ट्रायंगल लिया गया है। आप देख पा रहे हैं कि A का निर्देशांक हमने लिया है x1 y1, B का निर्देशांक हमने लिया है x2 y2 और C का निर्देशांक हम लिए हैं x3 y3। ठीक है, और A जो शीर्ष है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है BC, उसका लेंथ हमने माना है कि A है। ठीक है, B जो शीर्ष है इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा है AC, उसकी हमने लंबाई मानी है B, और C जो शीर्ष है इसके सामने वाली भुजा जो है AB, इसका हमने लंबाई माना है C। ठीक है, और ये AP क्या है मेरे भाई, तो यही AP है कोण समद्विभाजक, और ये BQ भी है कोण समद्विभाजक। ठीक है, और ये एक दूसरे को I पर काटे हैं, तो यही तो I है अंतः केंद्र। ठीक है, अर्थात कोण समद्विभाजक जहां काटते हैं जिस बिंदु पर, वही बिंदु होता है अंतः केंद्र त्रिभुज का। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी अंतः केंद्र का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उससे भी पहले एक और जरूरी बात कि जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो उसमें एक प्रमेय अप्लाई होता है। आइए उस प्रमेय को हम लोग पहले क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि वो क्या होता है, ताकि इसको समझते समय कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो आइए उसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। मान लीजिए कि यह एक PQR एक ट्रायंगल लिए हैं। PQR एक त्रिभुज है और यह एक ऐसी रेखा है, ये जो PM रेखा है एक ऐसी रेखा है जो कोण P को दो समान भागों में बांटती हुई चल रही है। इसका मतलब यही PM है कोण समद्विभाजक। तो समझ में आ गया क्या है, ABC एक त्रिभुज है, PM एक कोण समद्विभाजक है। तो यदि PM एक कोण समद्विभाजक है तो जानते हैं प्रमेय क्या कहता है, ये होगा PQ बटा PR, यह बिल्कुल बराबर होता है QM बटा MR के। समझ में आ गया, यही यह प्रमेय कहता है। समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर ABC त्रिभुज में PM क्या है, एक कोण समद्विभाजक है, तो इन दो भुजाओं का जो अनुपात होता है, इन दो भुजाओं का वही अनुपात होता है इन दोनों का। ठीक है, अर्थात PQ बटा जो PR होगा, PQ बटा PR, वो बिल्कुल होगा QM बटा क्या, QM बटा MR के बराबर होगा। ठीक है, यही प्रमेय इसमें अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब ये कहाँ हम लोग पिछले लेसन में क्या कर लिए होंगे, त्रिभुज लेसन में पढ़ लिए होंगे, इसको प्रूफ कर लिए होंगे। अगर आपको दिक्कत है तो वहां जाके आपको देख लेना चाहिए। ठीक है, इसी का हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं त्रिभुज ABC में। देखते रहेंगे आप, त्रिभुज ABC में, ABC में आपका ध्यान रहे, उसमें हम देख रहे हैं, देखते रहेगा, चूंकि AP कोण A का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक, कोण को समान दो भागों में बांटने वाला। AP जो है मेरे भाई कोण A का कोण समद्विभाजक है, इसीलिए अभी हमने जो यहाँ पे प्रमेय बताया, हम लोग इसमें भी उसको लागू कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या होगा मेरे भाई, AB बटा जो AC होगा, इन दोनों भुजाओं का अनुपात BP और PC के अनुपात के बराबर होगा प्रमेय के अनुसार। अर्थात हम लिखते हैं कि AB बटा जो AC होगा वो इक्वल होगा BP बटा PC, BP बटा PC। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि AB का वैल्यू तो हम पहले से निकाल रखे हैं C, या हमने माना है C, तो यहाँ पे भरते हैं C। उसी प्रकार AC का हम लोग भरते हैं B, इक्वल टू होने लगेगा BP बटा PC, BP बटा PC। आप देख पा रहे हैं।
अगर हम इसको पलट दें तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो पलटने के बाद बना भी अनुपात क्या होता है, बराबर ही होता है। तो इसको हम लोग BC बटा मतलब BC बराबर लिख सकते हैं, B बटा C बराबर लिख सकते हैं PC बटा BP। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि PC और BP देख लीजिएगा, PC और BP का अनुपात क्या है, PC और BP का अनुपात क्या है, तो B अनुपात C है। तो इसका मतलब यह है B अनुपात C। देखते रहिएगा, यही प्रमेय कहता है कि इन दो भुजाओं का अनुपात होगा वही इन दोनों का अनुपात होगा। तो इसका अनुपात है C अनुपात B, तो देख लीजिए C अनुपात B। चाहे इधर से देखिए B अनुपात C, तो B अनुपात C, B अनुपात C में है। समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ते हैं। तो ऐसा जोड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग ये पहले से जान चुके हैं कि किसी भी समीकरण में कोई खास चीज अगर दोनों तरफ जोड़ दिए जाए, घटा दिए जाए, गुणा कर दिए जाए या भाग कर दिए जाए, उस इक्वेशन में, उस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरफ एक जोड़ने जा रहे हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो B बटा C में इधर हमने एक जोड़ दिया और PC बटा जो BP था इसमें भी इस तरफ हमने एक जोड़ दिया। हम तो एक के नीचे एक तो ले ही सकते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, इसका एलसीएम लेते हैं। तो C1 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, C ही होगा। तो ये हो जाएगा B प्लस 1 के पढ़ा C बार, तो ये हो जाएगा C। ये सब आपको समझ में आ रहा होगा भाई। चलिए, तो अब ये BP और एक एलसीएम भी क्या हो जाएगा, BP, और ये हो जाएगा PC ही रहेगा, और ये एक बार पढ़ने से BP आता है तो यहाँ पर हो जाएगा BP। तो आप समझ पा रहे होंगे। अब हम क्या करते हैं, इधर तो वैसे ही लिखते हैं B प्लस C और इधर लिख देते हैं B प्लस C बटा C, और ये PC और BP, PC और BP इन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हो जाएगा BC। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो जाएगा BC बटा BP। अब हम क्या करते हैं, यहां से BP का वैल्यू निकालते हैं। देखिए BP का वैल्यू तब क्या होने लगेगा भाई, आइए। तो आप यूं समझिए कि BP को यहां भेज दिया गया है और B प्लस C को यहां भेज दिया गया है और C को इस BC के पास भेज दिया गया है। तो देख लीजिएगा, तो इधर हम लोग भेज देते हैं BP को, तो BP आ गया यहाँ पे और इक्वल टू C को BC के साथ भेज देते हैं। तो पहले BC का वैल्यू जो है वो ले लेते हैं। तो BC का वैल्यू तो हमको पहले से पता है मेरे भाई A है, तो BC के स्थान पर हम लोग यहाँ पे A लिख देंगे, और जो C यहाँ था वो आया तो हो गया AC, और ये क्या हो गया, अब नीचे आ गया B प्लस C। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये BP बराबर AC बटा B प्लस C, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, समीकरण 1, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं और बात करते हैं इस त्रिभुज में ABP। देख पा रहे होंगे इतना ही त्रिभुज है ABP। तो सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ABP में। चलिए ABP में, तो ABP में क्या है, तो ये BI जो है BI, तो ABP त्रिभुज के लिए BI भी क्या है, कोण समद्विभाजक है। देख लीजिए, पूरे त्रिभुज के लिए कोण समद्विभाजक था, तो ABP के लिए भी कोण समद्विभाजक है, चूंकि इस कोण को समान दो भागों में बांट रहा है। तो इसका मतलब फिर इसमें भी वो प्रमेय अप्लाई होने लगेगा और होने लगेगा AB बटा BP AI बटा IP होने लगेगा। पहले हो रहा था मेरे भाई AB बटा AC और BP बटा PC। उसी प्रकार यहां पे होने लगेगा, हम क्योंकि हम ABP ही त्रिभुज में बात कर रहे हैं, तो AB बटा PC ये बराबर होने लगेगा मेरे भाई AI बटा IP, उसी प्रमेय के अनुसार। तो आइए लिखते हैं कि इस त्रिभुज में, फिर लिखेंगे इस त्रिभुज में चूंकि BI, ये जो BI है, कोण B का कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, इसीलिए तो हम लिख सकते हैं क्या, AB, देखते रहिएगा, AB बटा BP इक्वल टू AI बटा IP। समझ में आपको आ रहा होगा। अब चलिए इसके वैल्यू को भर देते हैं। तो AB का वैल्यू क्या है, तो AB का वैल्यू तो C है। BP का वैल्यू क्या है, BP का अभी हमने समीकरण 1 में निकाला है, BP का वैल्यू AC बटा, देखते रहिएगा, AC बटा B प्लस C। तो आइए AC बटा B प्लस C, आप समझ पा रहे होंगे। अब आइए इक्वल टू, इसको वैसे लिखते हैं AI बटा IP।
अब आगे बढ़ जाते हैं तो c से तो c कट जाएगा और ये बटा के बटा में तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा b प्लस सी बटा a, b प्लस सी बटा a। अब आगे बढ़ जाते हैं, ये लिख देते हैं यहाँ पर ऐसे ही a i बटा आई पी। अब देखिए a i बटा आई पी का अनुपात क्या है, तो BC अनुपात a। देख लीजिएगा a i बटा आई पी, a i बटा आई पी का अनुपात क्या है, b प्लस सी अनुपात a, यानी यह है b प्लस सी हिस्सा और यह है a हिस्सा। देख सकते हैं आप यहाँ से, इसको हम लोग समीकरण क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ये C है, ये B है और ये क्या है, B प्लस सी हिस्सा और ये A हिस्सा। आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे। अब हम निकालते हैं इस P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, P बिंदु का निर्देशांक। तो यहाँ पे हम लिखते हैं P बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। P बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है विभाजन सूत्र के सहारे। विभाजन सूत्र क्या करता है कि अगर दो बिंदु हो और उन दोनों बिंदु के नियामक मालूम हो और उन दोनों बिंदुओं को उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु किसी भी अनुपात में बांट रहा हो और वो अनुपात मालूम हो, तो हम उस P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं विभाजन सूत्र के सहारे। और वहां पे आप देख पा रहे होंगे, पहला अनुपात को हम m माने थे और दूसरा अनुपात को n माने थे, अर्थात मेरे m के तौर पे काम करेगा यहाँ पे c और n के तौर पे काम करेगा b। तो अब इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो समझ में आ रहा होगा विभाजन सूत्र क्या होता है, तो mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n और y नियामक my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, अगर हम अनुपात को mn माने तो। अब आइए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसका x निर्देशांक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x निर्देशांक, तो x2 देख लीजिएगा यहाँ पे, तो cx3 हो जाएगा मेरे भाई, cx3 देख लीजिएगा, mx2 प्लस nx1, तो n तो मेरा b है, तो x1 मेरा x2 हो रहा है, तो bx2 समझ में आपको आ रहा होगा, bx2, ठीक है, बाई m प्लस n, तो b प्लस c। अब इसका हम लोग y निर्देशांक लिखते हैं, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। आपको याद होगा, इधर इसको इसके साथ फिर गुणा करेंगे, फिर इसको इसके साथ लीजिएगा, तो my2, तो m कितना है, तो c है, और y2 तो cy3 प्लस by2 बाई b प्लस सी, m प्लस n होता है तो b प्लस सी। तो समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब हम निकाल लिए हैं इस P बिंदु का निर्देशांक cx3 प्लस bx2 बाई b प्लस सी और इसका y निर्देशांक cy3 प्लस by2 बाई b प्लस सी, ठीक है। चलिए इसके निर्देशांक को थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं, यही है P बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पे लिखते हैं cx3 प्लस bx2 बाई b प्लस सी। इसका y निर्देशांक क्या है, तो cy3 प्लस by2 बाई b प्लस सी, ठीक है। अब चलिए, अब हमें ज्ञात करना है I बिंदु का निर्देशांक। यहाँ पर भी देखिए, इन दोनों बिंदुओं का हमें निर्देशांक पता हो गया है ना, और ये इसका अनुपात भी पता है, BC अनुपात B प्लस C अनुपात 1 में बांट रहा है, तो इस I बिंदु का निर्देशांक ज्ञात किया जा सकता है। चलिए तो लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं I बिंदु का निर्देशांक, यही ज्ञात करने वाले हैं, I बिंदु का निर्देशांक। चलिए तो सबसे पहले हम उसका x निर्देशांक ज्ञात करते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे xy माने थे। तो चलिए x निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो x निर्देशांक वही होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पे m के तौर पे मेरा काम कर रहा है b प्लस c और n के तौर पे काम करेगा a, ठीक है। तो चलिए mx2, m के तौर पे क्या काम करेगा, b प्लस c, mx2, तो x2 तो मेरा अब ये काम करेगा, x2 के तौर पे क्या काम करेगा उसको लिख देते हैं, तो ये होगा cx3 देखते रहे प्लस bx2 बाई b प्लस c। समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया mx2, फिर होता है प्लस nx1, तो n तो मेरा a है, nx1, और x1 कितना है, तो x1 वास्तव में x1 ही है। तो यहाँ पे इस सबको मिटा दे ताकि आप डिस्टर्ब ना हो, तो यहाँ पे हो जाएगा nx1, देखिएगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, तो m तो मेरा है b प्लस c,
बी प्लस सी, m प्लस n, और n मेरा कितना था यहाँ पे, n अभी हमने मिटाया, n मेरा a था, तो b प्लस सी प्लस a। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन अगर किया जाए, सरल किया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो nx1 और n मेरा क्या था, सॉरी n का मान यहाँ पे मैंने भरा नहीं, n का मान मेरा a था, तो ax1। तो अब ध्यान से देखिए, तो ax1 bx2 cx3 आ गया, और नीचे b प्लस सी प्लस a। तो इसको सजा के लिखें तो हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई, इसको भी सजा दें तो a प्लस b प्लस c। और आपको याद आ रहा होगा कि हमने इतना ही लिखा था, क्या, इसका x निर्देशांक, इस अंतः केंद्र का x निर्देशांक। अब चलते हैं y निर्देशांक की तरफ। तो y निर्देशांक में क्या होता है, तो my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो m के तौर पे बार बार आप बता रहे हैं b प्लस सी काम कर रहा है, तो b प्लस सी m y2 कितना है, तो ये y2 है। चलिए y2 कितना है, तो c y3 प्लस b y2 बाई b प्लस सी। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है। अब तो my2 प्लस ny1 तो y1 वास्तव में y1 है, तो na और y1 बाई m प्लस n, तो m तो है b प्लस सी बाई n भी है a। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं, इससे फिर ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और ऊपर अगर ध्यान से देखें तो बचेगा कितना, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई b प्लस सी प्लस a है, तो सजा दे तो a प्लस b प्लस सी। याद होगा y नियामक भी हमने इतना ही लिखा था शुरू में। तो आपको समझ में आ गया, इस जो अंतः केंद्र होते हैं, अर्थात जो इन सेंटर जो होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x कोऑर्डिनेट होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, और फिर ये यहाँ पे होता है ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। यही होते हैं अंतः केंद्र के निर्देशांक। और आपको अब समझ में आ गया होगा x1 y1 और x2 y2 और x3 y3 क्या है, और a b c क्या है। क्या है मेरे भाई, x1 y1 पहला शीर्ष का निर्देशांक है, x2 y2 त्रिभुज के दूसरे शीर्ष का निर्देशांक है, x3 y3 त्रिभुज के तीसरे शीर्ष का निर्देशांक है, और a क्या है, तो इसके जो x1 y1 जो निर्देशांक हम माने हैं उसके जस्ट सामने की भुजा है। b क्या है, x2 y2 निर्देशांक शीर्ष वाले के सामने की भुजा है, और c क्या है, c तो x3 y3 जो निर्देशांक है जिस शीर्ष का, उसके सामने की भुजा की लंबाई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, ताकि ये बेहतरीन तरीके से और समझ में आ जाए। चलिए इस क्वेश्चन में, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक 3 0 0 4 और 3 4 हो, तो उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया है और बोल रहा है कि उसके अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें। तो आइए इसको थोड़ा सा पहले फिगर हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यही त्रिभुज है, इसी का नाम है a b c मान लेते हैं। a का निर्देशांक हम ये भर लेते हैं 3 0, b का निर्देशांक हम भर लेते हैं 0 4, और c का निर्देशांक मान लेते हैं 3 और 4। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम उसका इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि आप सूत्र में देखेंगे तो होता है x निर्देशांक क्या होता है, तो होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। और तो इसमें a b c जरूरत होती है, तो इसीलिए हम आइए a b c लिख लेते हैं। चलिए, तो a क्या होगा, तो a तो इसके बीच की दूरी होगा, इसके सामने वाली भुजा को हम लोग a बोलते थे। तो आइए BC निकाल लेते हैं। तो BC दूरी सूत्र आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या होता है दूरी सूत्र, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी x नियामक के अंतर का वर्ग जोड़ y नियामक के अंतर का वर्ग। तो चलिए हम मान लेते हैं 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। तब 0 में से 3 चल जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 का स्क्वायर, अंडर रूट रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा देख लीजिएगा, 3 3 के 9 और ये 0, तो रूट अंडर 9 रहेगा, तो इसका वर्गमूल 3 ही आएगा, यानी BC निकल गया 3, यानी यही है A। ठीक है, जस्ट A के सामने वाली भुजा को हम लोग A माने थे। ठीक है, अब हम लोग निकालने वाले हैं AC, जरा निकाल लेते हैं। आइए यहाँ निकाल लेते हैं AC।
तो AC कितना होगा भाई, तो रूट अंडर वही x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। आप बिल्कुल देखते रहेंगे, 3 में से 3 चला गया तो कितना बच जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 0 और ये प्लस में 16, तो इसका मतलब 16 ही रहेगा और उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा मेरे भाई, 4। इसका मतलब ये हो गया 4। तो b के सामने वाला को हम लोग स्मॉल भी बोलते हैं और ये निकल गया 4। अब आइए इसके जस्ट सामने वाला क्या है, ये अर्थात निकालते हैं, c निकालते हैं, अर्थात ab निकालना पड़ेगा। तो ab बराबर फिर वही रूट अंडर, तो चलिए 3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर जोड़ 0 माइनस 4 का स्क्वायर। आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो 3 में से 0 चल गया तो फिर 3 का स्क्वायर, और 0 में से 4 चला गया तो माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, तो 3 तरीके हो जाएगा मेरे भाई 9 और 4 चौका 16 प्लस में, तो ये टोटल रूट अंडर 25 और इसका वर्गमूल होता है 5। इसका मतलब c मिल गया हमें कितना, 5। देख पा रहे होंगे, a मिल गया 3, b मिल गया 4 और c मिल गया 5। तो जिस हिसाब से हमने निकाला है उस हिसाब से ये होना चाहिए x1 और ये होना चाहिए y1, ये x2 और ये y2 और ये x3 और ये y3। तो समझ में आ गया। सबसे पहले अगर निर्देशांक दिए गए हैं तो उसके सामने वाली भुजा का लंबाई निकालना पड़ता है और तब उसका हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, अंतः केंद्र के निर्देशांक। अब चलिए सूत्र पर बैठाते हैं। तो x निर्देशांक पहले ज्ञात करते हैं। तो a कितना है मेरे भाई, तो a देख पा रहे हैं आप बिल्कुल 3 है, तो 3। x1 कितना है, 3, ठीक है, प्लस b कितना है बाबू, तो b है 4 और प्लस x2 कितना है, x2 तो x2 तो है 0, तो गुणा में लिखना पड़ेगा, गुणे 0, ठीक है, प्लस c कितना है, तो c तो है 5 और c x3 होता है तो x3 तो है 3, x3 है 3 y a प्लस b प्लस c, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5, abc हमने निकाल लिया है, तो 3 जोड़ 4 जोड़ 5। अब आइए बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो 3 तरीके 9 प्लस ये हो जाएगा 0 प्लस 5 15 बटा, तो 4 3 7 5 12। अगर इसको हम लोग जोड़ दे 15 और 9 तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12। तो चलिए 12 के 12 12 दूना 24, यानी x का मान क्या हो गया, 2। समझ में आपको आ गया होगा। यानी जो इसका यहाँ पे अंतः केंद्र होगा, जो इसके कोण समद्विभाजक के काटने से बना होगा, उसका x निर्देशांक हमको मालूम चल गया 2। अब y निर्देशांक निकाल लेते हैं। तो y निर्देशांक यहां से निकालते हैं, उसका फॉर्मूला पहले लिखते हैं भाई। क्या होता है फॉर्मूला उसका, तो होगा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई a प्लस b प्लस c। आइए a y1, तो a तो है 3 और y1 है कितना मेरे भाई, 0, तो 3 गुणे 0 प्लस by2 b, तो b तो है 4 और y2 कितना है, तो y2 है 4, यानी 4 गुणे 4 प्लस c कितना है मेरे भाई, c 5 है और y3 कितना है, तो y3 तो 4 है, तो 5 गुणे 4 बटा a प्लस b प्लस c, 3 जोड़ 4 जोड़ 5। आगे बढ़ते हैं, 3 में 0 से गुणा तो 0 हो जाएगा, 4 चौका 16, 5 चौका 20, देखते रहिएगा, बटा ये तो 12 हो रहा है। अभी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, तो 16 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 36, तो हो जाएगा 36 बटा 12, तो 12 के 12 बार के 36 यानी 3, यानी इसका y निर्देशांक कितना आ गया मेरे भाई, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब समझ में आपको आ गया कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए हो तो हम उसकी भुजाओं की लंबाई क्या कर लेंगे, भुजाओं का अर्थात लेंथ निकाल लेंगे और तब जाके हम लोग उसके अंतः केंद्र का निर्देशांक निकाल पाएंगे, जो कि हमने निकाला तो आया 2 और 3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।